ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਮਰਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने ਦਿੱਤੇ जवाब देखो एक खास रिपोर्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये पुरुषों में पेशाब की थैली के मुंह पे एक छोटा सा आलमंड साइज ग्लैंड होता है, बादाम के साइज का। धीरे धीरे एज के साथ ये इसका साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पुरुषों में पेशाब में रुकावट होती है। कई बार ऐसा लगता है कि ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है, या पेशाब करने गए तो बहुत समय लग रहा है पेशाब करने में, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, पेशाब की धार नहीं बन रही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे जैसे बढ़ता है, आमतौर पर पुरुषों में 40 वर्ष के बाद या 45 वर्ष के बाद धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने लगता है। इस बीमारी को BPH कहते हैं, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। लगभग 10 में से 8 पुरुषों में ये बीमारी का कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर होता है, और ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए अब एक वाटर वेपर थेरेपी, या जिसको कि रिज्यूम थेरेपी कहते हैं, तो अभी ये इंडिया में ये थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है, और US में, जर्मनी में, यूरोप में बहुत सालों से ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी प्रचलित है। देखो आमतौर पर क्या होता है, प्रोस्टेट के लिए सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज लोग इन सिम्टम्स को बड़ा इग्नोर करते हैं और आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि ये एजिंग की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे उनके पेशाब की धार कमज़ोर हो रही है, तो इस वजह से लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोस्टेट की समस्या उम्र के साथ हो रही है, और इसको इग्नोर करते हैं या दिखाते नहीं। और ज़्यादातर लोग जैसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या अपने साथ के लोगों से बात कर रहे हैं, तो 50-60 साल से उम्र अगर ज़्यादा है किसी की, तो उन सभी लोगों को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो एक जनरल मिथ ये बन जाती है लोगों में कि ये पेशाब की धार का कमज़ोर होना या पतला होना या जोर लगा के पेशाब करना, ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। ये जो टेंडेंसी है ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज किसी में अलग बीमारी होती है, किसी को स्ट्रिक्चर होता है, किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, किसी को BPH होता है। तो अगर ये लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे ही ये सिम्टम्स होते हैं उनको तुरंत किसी न किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, बिकॉज ये बीमारियां पूरी तरह से ट्रीटेबल हैं, और अब तो इतनी अच्छी थेरेपीज़ आ गई हैं इंडिया में। वाटर वेपर थेरेपी जो है, इसको रिज्यूम थेरेपी कहते हैं। सो इसमें पेशाब की नली में एक पतली सी दूरबीन डाल के हम लोग पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की बनावट कैसी है, उसका एंगल कैसा है, उसकी एनाटमी कैसी है, उसका मीडियल लोब है कि लैटरल लोब है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। और एक बार जब प्रोस्टेट की एनाटमी का पता चल जाता है, तो ये छोटे छोटे इसकी निडल होती है और उससे स्टीम के इंजेक्शंस होते हैं। तो पेशाब की नली से ही छोटे छोटे इंजेक्शंस प्रोस्टेट में कई जगह लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट थोड़े समय में अपने आप श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसीजर की खूबी ये है कि ये डे केयर प्रोसीजर है। ये आप सुबह आते हैं और शाम को वापस घर जा सकते हैं। इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता, कोई ब्लड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर मरीज़ बिना एनेस्थीसिया के इसको डे केयर बेसिस पे करा सकते हैं, तो इसमें पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और ख़ास करके जो यंग एज वाले लोग हैं उनमें बहुत फ़ायदा है, बिकॉज इसका सेक्सुअल डिसफंक्शन का रेट बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें जो कि एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है दवाओं का, जैसे कि टैम्सोलोसिन है, यूरिमैक्स है, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिसफंक्शन प्रोड्यूस करती हैं, लॉस ऑफ एंटीग्रेट एजैकुलेशन प्रोड्यूस करती हैं, या जब हम TURP करते हैं या लेज़र प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, और यंगर मेल्स में ये बहुत ही डिबाइलेटेटिंग साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये वाटर वेपर रिज्यूम थेरेपी की खूबी यही है कि इसमें ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और बहुत ही जल्दी डे केयर प्रोसीजर की तरह ये किया जा सकता है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये थेरेपीज़ आर द फ्यूचर ऑफ प्रोस्टेट ट्रीटमेंट, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द ग्लोब। अगर आप विदेशों में देखें तो दीज ट्रीटमेंट आर ऑफर्ड एज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग प्रोस्टेट। सो मैसेज इज़ वेरी सिंपल दैट कोई भी सिम्टम हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसको एक दफ़े मिल के डायग्नोज ज़रूर करा लेना चाहिए।